गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी चाइना की, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससे बेटा पाकिस्तान से। तो हम बात करें बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। किसकी बात करें बच्चों हम लोग? अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अगर बारे में हम बात करें तो देखो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कब हुआ था बेटा? 1947 में। तो पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947 एंड देयर हैज बीन अ सिविल वॉर इन द कंट्री इन द ईयर 1974। और 1974 के अंदर इस कंट्री में एक सिविल वॉर हुआ था। उस कारण से हुआ क्या, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो अलग अलग हो गए थे। तो इन 1974 there has been a civil war in the country which led to the partition of Pakistan and formation of a new country that is called Bangladesh। तो देखो हमने बात करी पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो सर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 के अंदर। और हम बात करें कि सर 1974 में सिविल वॉर हुआ था, जिस कारण से इस कंट्री का पार्टीशन हुआ और एक नया कंट्री फॉर्म हुआ। कौन सा बच्चों? दैट इज बांग्लादेश इन द ईयर 1974। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ज्योग्राफी की। तो देखो पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो पाकिस्तान कहां पर है बेटा? इन साउथ एशिया। तो पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड इट शेयर बॉर्डर्स विद चाइना, अफगानिस्तान एंड ईरान एंड इंडिया। तो सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कहां पर लोकेटेड है बेटा? इन साउथ एशिया and its share borders with China, Afghanistan and Iran and India। चाइना इन द नॉर्थ, चाइना के साथ कहाँ शेयर कर रहा है बेटा? नॉर्थ के अंदर। अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहा है बेटा वेस्ट के अंदर। एंड इंडिया के साथ शेयर कर रहा है बेटा ईस्ट के अंदर। तो मैंने आपको बात बताई कि ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड इट शेयर बॉर्डर्स विद चाइना इन द नॉर्थ, अफगानिस्तान एंड ईरान इन द वेस्ट एंड इंडिया इन द ईस्ट। हम बात करें बेटा किसकी? पॉपुलेशन और लैंग्वेज की। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी? पॉपुलेशन और लैंग्वेज की। इट इज द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना फर्स्ट पे था, इंडिया सेकंड पे है और पाकिस्तान 6th पे आता है। तो अगर हम बात करें बेटा पॉपुलेशन की तो इट इज द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। और इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इट इज द 6th मोस्ट populated country in the world and 1/3 of the total population of the country lives under below poverty line and it has the second largest Muslim population in the world। अगर हम बात करें मुस्लिम पॉपुलेशन की तो पाकिस्तान उस मामले में सेकंड नंबर पे आता है बेटा वर्ल्ड के अंदर। और इसकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है बेटा पाकिस्तान की? उर्दू। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बेटा? स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है बेटा उर्दू और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। सिंपल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट अपन ने देखा बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट अपन ने बात करी बेटा किसकी? ज्योग्राफी की। नेक्स्ट बात करी पॉपुलेशन की। और पाकिस्तान कौन सी इकोनॉमी होती है बेटा? कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट इज यहां पर पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर ऑपरेट करते हैं। That is public as well as private। तो हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। एज लाइक इंडियन इकोनॉमी पाकिस्तान ऑल्सो अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ऑपरेट करती है उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी सेम कॉन्सेप्ट को अपना रखा है। दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। और इसके अंदर दोनों पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट कर रखा है जिससे वो अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce। So the allocation of resources is made by the government for removing the central problem of an economy with the help of private sector। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे बेटा अपन? ग्रीन रेवोल्यूशन।
इसका मतलब तो आई होप आप सभी को पता होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1953 इन पाकिस्तान। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था बेटा? इन द ईयर 1953। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1953 इन पाकिस्तान एंड इट रेफर्स टू सडन एंड स्पेक्टिकुलर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। पता है कैसे? इसका मतलब बताता हूँ। पहले क्या था, हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे थे नॉर्मल तरीके से। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, क्या था, इन लोगों ने HYV सीड यूज करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड का यूज शुरू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज शुरू कर दिया। उससे हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया, उससे हुआ क्या, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसमें सडन और स्पेक्टिकुलर चेंज आया। मतलब पहले अगर एक लैंड पे ये 100 टन एग्रीकल्चर कर रहे थे ना, तो अगर HYV सीड यूज करके ये उससे डबल प्रोडक्शन कैरी आउट कर पा रहे थे। इसलिए बोला गया इट रेफर्स टू द सडन एंड स्पेक्टिकुलर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स and increase in the public investment on infrastructure and green revolution give rise to the production of food grain in Pakistan। और green revolution से हुआ क्या, पाकिस्तान में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया। तो मैंने क्या क्या बताया बेटा आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जियोग्राफी, पॉपुलेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी और ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट पॉलिसीज की। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे इसकी डेवलपमेंट पॉलिसीज की। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान इंट्रोड्यूस वेरियस पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेडर्स एंड टू ग्रो द इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। तो पाकिस्तान इंट्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड टैरिफ प्रोटेक्टिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो मेजरली इन्होंने दो पॉलिसी स्टार्ट करी। पहली थी बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है बेटा, आप बाहर से इंपोर्ट ना करके उस चीज को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। सपोज करो ये मार्कर मैं बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करता हूँ, तो बेटा मैं बाहर से इंपोर्ट करूंगा तो मेरा पैसा बाहर की कंट्री में जाएगा। तो मैं ऐसा ना करके, बाहर से इंपोर्ट ना करके, क्यों ना इस मार्कर को मेरी ही कंट्री में बनाना शुरू कर दूं। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करी कि हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसे का आउटफ्लो बाहर की तरफ जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें, उसको हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। तो उन्होंने यही बोला, पाकिस्तान इंट्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड टैरिफ प्रोटेक्टिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट आता है बच्चों रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। Role of private sector. After 1987, Pakistan realized that private sector plays an important role in the development of any economy. In the year 1987, मतलब पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आफ्टर 1987, पाकिस्तान रियलाइज दैट private sector plays an important role in the development of any economy, and hence in the year 1988 structural reforms were implemented. तो in the year 1988 पाकिस्तान ने structural reforms को implement करना start कर दिया। तो in the year 1988 structural reforms were implemented. The thrust areas were denationalized and encouragement to private sector. ऐसे एरियाज गवर्नमेंट के जो ग्रो नहीं कर रहे थे, डेवलप नहीं कर रहे थे, उनको पाकिस्तान ने बंद कर दिया और उन एरियाज और उन सेक्टरों किसको सौंप दिया बेटा, प्राइवेट सेक्टर के लिए। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वर्क विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उन्होंने ये किया, द थ्रस्ट एरियाज वर डीनेशनलाइज एंड एनकरेजमेंट गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। और किसको एनकरेजमेंट दिया बेटा, प्राइवेट सेक्टर को। तो हम बात कर रहे हैं बेटा पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। आई होप अभी तक के सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल
सपोर्ट। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम एमिग्रेंट टू मिडल कंट्रीज। तो पाकिस्तान को हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है किससे बेटा? वेस्टर्न नेशन से, वेस्टर्न कंट्रीज से। तो ये हमने बात करी बेटा पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं अब इंडिया के बारे में। और मैं जहाँ तक की बात करूँ तो इंडिया वाला टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप लोग रहते हो तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ तो आपको पता ही होगी। जो ही मैं बताऊँगा आपको लगभग सारी चीज़ें पता होगी। तो मैं फटाफट से इंडिया के टॉपिक को लेता हूँ। पहले हम बात करते हैं बेटा ज्योग्राफी की। तो बताओ बच्चों, ज्योग्राफी एरिया के मामले में इंडिया कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड में? बात करते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया। तो एशिया के साउथ में क्या है? इंडिया लोकेटेड है एंड इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो अगर मैं एरिया के टर्म्स में बात करूं तो इंडिया वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है बेटा? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम बात करें बेटा पॉपुलेशन की और लैंग्वेज की, तो सर इंडिया 2nd नंबर पे आता है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इट इज द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1.21 मिलियन पीपल एंड इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द rich in cultural and heritage with numerous number of language spoken। हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, लाइक ब्रिक्स, सार्क। तो ये आप लोगों को पता होगा। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स, सार्क एंड G20। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है बच्चों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो बच्चों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सार्क की बात करूं तो बेटा साउथ एशिया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इंडिया बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है। बट सिंस 2014 देयर हैज बीन अ इकोनॉमिक स्लोडाउन इन द कंट्री। बट आफ्टर द ईयर 2014 हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्लोडाउन होना शुरू हो गया। हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट फेज था वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारी कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एंड फ्रीक्वेंट स्कैम्स बाय पॉलिटिशियंस, और कुछ एक पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार स्कैम करते चले गए, जिससे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट की पेस धीरे हो गई और उसी कारण से इकोनॉमिक स्लोडाउन होना शुरू हो गया। तो हमने आज बात करी बेटा किस किस की? पाकिस्तान की और इंडिया की। तो आई होप आपको इन दोनों की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज क्लियर हुई होगी, पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया की। नेक्स्ट जो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से और उसको पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी। तो बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? कंपैरेटिव स्टडी। हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आता है इसमें डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। इसमें ए पॉइंट आता है बच्चों डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो देखो पहला पॉइंट पॉपुलेशन। सर ये तो हमें आता है। बताओ बच्चों पॉपुलेशन के मायने में चाइना कौन से नंबर पे है? सर फर्स्ट, इंडिया सर सेकंड और पाकिस्तान थर्ड। इन तीनों कंट्री की कंपेयर कर रहे हैं हम। इन तीनों कंट्री में अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन के मामले में चाइना कौन से नंबर पे है? सर फर्स्ट। इंडिया कौन से नंबर पे बेटा? सेकंड और पाकिस्तान थर्ड। तो चाइना एंड इंडिया टुगेदर होल्ड 38% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर मैं इंडिया और चाइना को एक साथ ले आऊं ना तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 38% लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया और चाइना में। एंड लार्ज साइज पॉपुलेशन इज एन ऑब्स्टिकल फॉर द ग्रोथ इन चाइना एंड इंडिया। और यही कारण है कि हमारी कंट्री में ग्रोथ इस रेट से नहीं हो पा रही, बिकॉज वी आर हैविंग द सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड।
Large size population is an obstacle for the growth in China and India because it requires huge amount of investment for this huge population. इस पूरी population को maintain करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए. तो अगर मैं बात करूं population के मामले में तो चाइना कौन से नंबर पे बेटा? फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे, पाकिस्तान थर्ड पे. हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी की. पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं. ये एक 100 गज जमीन है, 100 गज जमीन है और 100 गज जमीन है, ठीक है. इस 100 गज जमीन में 6 लोग रहते हैं. कितने लोग रह रहे हैं? 6 पीपल. एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं. इस 100 गज जमीन में 4 लोग रह रहे हैं. इस घर में 3 लोग रह रहे हैं. बताओ कौन सी कंट्री में अच्छी पोजीशन है? यहाँ पर या यहाँ पर? सर यहाँ पर, क्योंकि सर यहाँ पे 100 गज में कितने लोग रह रहे हैं? 3 लोग. यहाँ पे 4 लोग, यहाँ पे 6 लोग. तो इस कंट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम. और सबसे खराब हालत है इस कंट्री की. तो इंडिया में ऐसा ही है. देखो पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया, यूजुअली कोटेड एज पर स्क्वायर किलोमीटर. कि पर यूनिट ऑफ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. तो इस मामले में अगर मैं बात करूं तो बेटा इंडिया फर्स्ट पे आता है, क्योंकि इंडिया के पास एरिया तो 7 नंबर पे है और पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है. इसके अंदर पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आता है और चाइना थर्ड नंबर पे आता है. तो ये तो इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये चाइना है. यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में 6 लोग रह रहे हैं, यहाँ 4 ही है, यहाँ 3 ही है. तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा खराब है. तो हम बात करते हैं बेटा किसकी? पॉपुलेशन डेंसिटी की. तो बच्चों पढ़ते हैं. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया, यूजुअली कोटेड एज पर स्क्वायर किलोमीटर और स्क्वायर माइल. And due to largest geographical area and single child norm, the population density of China is very low. चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ड्यू टू लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि इनका एरिया भी बहुत बड़ा है इन तीनों कंट्री में, एंड सिंगल चाइल्ड नॉर्म, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ चाइना इज वेरी लो. तो यहाँ पर इंडिया फर्स्ट पे है. यहाँ पे बेटा 358 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. एक स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 358 लोग रहते हैं. पाकिस्तान में 193 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में. और चाइना की बात करूं तो यहाँ पर 138 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में. तो हमने बात करी बेटा किसकी? पॉपुलेशन डेंसिटी की. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पॉपुलेशन डेंसिटी. उसमें इंडिया फर्स्ट पे है, पाकिस्तान सेकंड पे और चाइना थर्ड पे. और इंडिया में बेटा 358 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान में 193 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड चाइना में 138 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो यहाँ हमने बात करी बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी की. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. अब किसकी बात करने वाले हैं हम? पॉपुलेशन ग्रोथ. ये बहुत सिंपल पॉइंट है कि किस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो इसके मामले में पाकिस्तान फर्स्ट पे आता है, इंडिया सेकंड पे और चाइना थर्ड पे. तो पाकिस्तान फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे और चाइना थर्ड पे. पाकिस्तान में हर साल 2% पर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडिया में 1.1% पर ईयर और चाइना में 0.6% पर ईयर. तो अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की स्पीड की, उसमें पाकिस्तान फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे और चाइना थर्ड में. पाकिस्तान में हर साल 2% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडिया में 1%, 1.1% और चाइना में 0.6%. तो चाइना होल्ड्स द थर्ड रैंक इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज चाइना अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. This has been proven successful, leading to a moderate growth of population. और ये जो पॉलिसी थी चाइना की काफ़ी सक्सेसफुल रही पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अंदर. बट दिस हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट एज वेल. सर जो चाइना ने अडॉप्ट किया वन चाइल्ड पॉलिसी,
क्या केवल ये पॉजिटिव ही है? नहीं, चाइना ने जो अडॉप्ट करी वन चाइल्ड पॉलिसी, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नॉट ओनली पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट ऑल्सो हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल। तो जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है मैं बताता हूँ आपको। देखो एक टाइम क्या आएगा, आज हर फैमिली के अंदर एक सिंगल चाइल्ड है, तो एक टाइम ये आएगा कि पाकिस्तान चाइना में बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, जवान लोग कम होंगे। आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स, तो एक टाइम क्या आएगा, जो ओल्ड एज ग्रुप है पाकिस्तान चाइना में वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द यंग पीपल। तो आफ्टर फ्यू डिकेड्स देयर विल बी proportionately more elderly people in China's population as compared to the young people। तो कुछ डिकेड 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद चाइना में बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, जवान लोग कम होंगे। तो आफ्टर फ्यू डिकेड्स देयर विल बी proportionately more elderly people in China's population as compared to young people, and this means a limited young people will have to look after the welfare of the large old population। कुछ एक लोगों को पूरी पॉपुलेशन का वेलफेयर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, इसका मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। तो इस मामले में हम बात करें तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तो इसके अंदर भी इंडिया की हालत खराब है। इंडिया फर्स्ट पे, चाइना सेकंड पे, पाकिस्तान थर्ड पे। तो इंडिया में है बेटा 940 पर 1000, चाइना में है बेटा 950 और पाकिस्तान में बेटा 952। तो अगर मैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल की बात करूं तो इसमें भी इंडिया बहुत ज़्यादा लैग करता है। इंडिया में है बेटा 940 फीमेल्स पर 1000 मेल, चाइना में बेटा 950 फीमेल्स पर 1000 मेल एंड पाकिस्तान में 952 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी, सेक्स रेशियो की। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कि 1000 पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स अवेलेबल है। तो ऑल द 3 कंट्रीज हैज लो सेक्स रेशियो, तीनों कंट्री में हालत खराब है, बट विच रिप्रेजेंट द सन प्रिवेलिंग मेंटेलिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये क्या चीज आइडेंटिफाई करती है कि हमारे यहाँ इंडिया में, तो तुम्हें पता भी है पहले क्या लोगों के थॉट थे, सन प्रिवेलिंग मेंटेलिटी थी हमारी इकोनॉमी की। तो ऑल द 3 कंट्रीज हैज लो सेक्स रेशियो विच रिप्रेजेंट द सन प्रिवेलिंग मेंटेलिटी ऑफ द इकोनॉमी, एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी 940 इन इंडिया, 950 इन चाइना एंड 952 इन पाकिस्तान। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको कुछ बताया क्या, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जिसमें अपन ने खूब सारे पॉइंट्स पढ़े। तो ये सारे पॉइंट्स पे अपन ने रैंक दी, रैंक 1, 2, 3, और उस बेसिस पे अपन ने आइडेंटिफाई किया कौन फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सेकंड पे आता है और कौन थर्ड नंबर पे आता है। यहाँ तक का पार्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।